अभी तक इससे पहले हमने मेन जो पढ़ा टाइप ऑफ कंपनीज में, पांचवा जो था वो था अदर कंपनीज। इसको पढ़ लिया, रिकॉर्ड तो नहीं हो पाया लेकिन। ए इसमें था गवर्नमेंट कंपनी, इसके बारे में समझा दिया था। गवर्नमेंट कंपनी के बाद फॉरेन कंपनीज, अच्छा तीसरा फॉरेन कंपनी के बाद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स, है ना। चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स कंपनी, इसके बारे में मैंने बताया था कि ये इम्पोर्टेंट है। क्या हो गया तो इसके बारे में बताया था कि ये इम्पोर्टेंट है ना। सेक्शन 8 वाली कंपनी है ये, इसके जगह जगह चर्चे चलते हैं। सेक्शन 8, तो ये तीनों डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। चैरिटेबल ऑब्जेक्ट कंपनीज के बारे में डिस्कस करें तो लिखते चलोगे इसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। फॉर्मेशन हो रहा है ताकि ये टू प्रमोट चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स, है ना। चैरिटेबल यानी कि थोड़ा सोशल वेलफेयर वाले काम कर सके, दान पात्र वाले काम। फिर एप्लीकेशन की बात है, एप्लीकेशन ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट कैसे इस्तेमाल होगा यहाँ। एप्लीकेशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब कि अगर इस कंपनी को प्रॉफिट होता तो कहाँ लगेगा, उसी कंपनी में लग जाएगा, उसी ऑब्जेक्ट में। जिस मोटिव से वो ट्रस्ट स्टार्ट किया है उसी मोटिव में वो पैसा लग जाएगा। टू प्रमोट इट्स ऑब्जेक्टिव्स। और एक और बात बताई थी कि ये प्रॉफिट बढ़ता ही नहीं है मेंबरों में, है ना। तो नो पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स आउट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट बटेगा ही नहीं। आगे बढ़ जाएं। टाइप ऑफ कंपनीज, ये जो हमारा सेक्शन 8 कंपनी है कितने टाइप की हो सकती हैं। तो एक है कि लिमिटेड कंपनी है, लिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी, लाइबिलिटी। और विदाउट द एडिशन ऑफ वर्ड्स, इसमें लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगाने की ज़रूरत नहीं है। सब बताया हुआ है, ये पिछली क्लास में सारा बता दिया था।
फिर हाउ स्टेटस इज ग्रांटेड, इसको ये स्टेटस मिलता कैसे है, सेक्शन 8 कंपनी वाला जो स्टेटस इसे मिल रहा है कैसे मिलेगा। तो सीधी सी बात है, इसका कर्ता धर्ता कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ग्रांट सच स्टेटस, ठीक है। और दूसरी बात, हाउएवर सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डेलीगेटेड the power to grant license to ROC। ये बात जरूरी है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डेलीगेटेड, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डेलीगेट कर दिया है। डेलीगेट का मतलब तुम 12th क्लास में पढ़ के आए हुए हो, है ना। दूसरे को दे दिया है द पावर ऑफ ग्रांट लाइसेंस। और किसको दे दिया, दूसरा कौन है, वो है ROC। ROC जो कि ऐसे प्राइवेट पब्लिक कंपनियों को रजिस्ट्रेशन दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब उसी को ये दे दी पावर कि तुम सेक्शन 8 वाली कंपनी को भी तुम ही लाइसेंस दे सकते हो। ऐसा क्यों किया होगा सर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया। अब सेंट्रल, ये क्योंकि सरकारी काम है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इन्हीं काम में लगी रह गई तो फिर वो अपना मेन जो उनका मोटिव है वो कैसे ऑब्जेक्ट पूरा करेगी ना। देश चलाना काम है इनका, ये रजिस्ट्रेशन में लगे रहेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी ना फिर। ये अगला रिवोकेशन के बारे में था, रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस। रिवोकेशन का मतलब तो तुम्हें पता ही है, रोक देना। लाइसेंस कैसे रोका जा सकता है, तो मेन बात तो वही है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन दे रहा है चलाने का तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही परमिशन देगा रोकने का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में रिवोक लाइसेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट रिवोक कर सकता है लाइसेंस। और कैसे कर सकता है, if conditions of section 8 are contravened, है ना, यानी कि उसे फॉलो नहीं किए, सेक्शन 8 में जो बातें लिखी हैं उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं, या फिर अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर कंडक्टेड, वही कंपनी के जो काम है वो कंडक्टेड हो रहे हैं कैसे, फ्रॉडुलेंटली या प्री जुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट, है पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ जा रहा हो। तो ये कुछ अपने जो है तौर तरीके थे जिनसे कि हम ये देख सकते हैं कि एक सेक्शन 8 कंपनी को उनके लाइसेंसिंग से रोका जा सकता है। अगली बात, इफेक्ट ऑफ रिवोकेशन
ऑफ लाइसेंस। अगर लाइसेंसिंग से रिवोक कर दिया है तो उसका असर क्या होगा? तो सीधा कंपनी हैज़ टू यूज वर्ड्स। कंपनी को सेक्शन 8 का लाइसेंस नहीं मिला, रिवोकेशन मिल गया, रोक दिया गया, तो अब कंपनी को लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाना अब ये कंपलसरी हो जाएगा। हो गई बातें? ठीक है, यही इतना सा रह गया था, इसको हमने यहाँ पर कवर कर लिया। आगे बढ़ते हैं। अब लिखना है। नहीं लिखा तो लिख लिया। तो बढ़ते हैं फिर। अब आ जाएंगे, अगला जो टाइप है डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी, इसके बारे में सेक्शन 455 में दिया है। ये कुछ अलग ही आ गया। तो क्या है डोरमेंट कंपनी? एक ऐसी कंपनी जो फ्यूचर के लिए बनाई जा रही है ना, उसे हम डोरमेंट कंपनी कहते हैं। लिखेंगे शुरू करें। लिखो इट इज अ कंपनी which is formed and registered under this act for a future project or to hold an asset or intellectual property and has no significant accounting transaction। एक ऐसी कंपनी विच इज फॉर्म, जो कि बनाई जा रही है, एंड रजिस्टर्ड भी की जा रही है अंडर दिस एक्ट, यानी कि कंपनी एक्ट 2013 में, फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट है, फ्यूचर के प्रोजेक्ट के लिए बनाई जा रही है। फ्यूचर में काम करेंगे लेकिन कंपनी अभी बना रहे हैं। एक तो कंपनी ऐसी होती है कि अभी बनाया अभी काम शुरू, और एक है कि फ्यूचर में करेंगे, उसके लिए रजिस्ट्रेशन अभी करवा रहे हैं। ये डोरमेंट कंपनी है। और टू होल्ड एन एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड हैज़ नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस, या फिर एक ऐसी कंपनी
जो एसेट्स या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होल्ड करती है और उसका अपना कोई अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हो ही नहीं रहा है, हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि अगर हम एसेट्स खरीद के रख रहे हैं और उसका हम अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन दिखा नहीं रहे हैं, तो इस तरह से देखा जाए तो ये अभी कंपनी के लिए हुआ ही नहीं है, ये तो अपना पर्सनल टाइप का हो गया है। ठीक, पर्सनल टाइप का हो गया है। फ्यूचर में हम इसे कंपनी में इस्तेमाल करेंगे, लेकिन एसेट्स खरीद के हम अभी से ही रख रहे हैं। ठीक है, इसे हम कहेंगे डोरमेंट कंपनी। तो सच अ कंपनी, या इसे हम कहते हैं इनएक्टिव कंपनी, इसे हम कहेंगे, यहाँ लिख लो, ये एरो डाल दिया मैंने, हटाते हैं एरो पहले। इसे हम कहते हैं इनएक्टिव कंपनी। में मेक एन एप्लीकेशन to the registrar in such manner as may be prescribed for obtaining the status of a dormant company। तो ये इनएक्टिव कंपनी कहलाती है। इन्हें एप्लीकेशन देना पड़ सकता है, देखो मे लिखा है यहाँ, मे मेक एन एप्लीकेशन, कंपलसरी तो नहीं है ना, कंपलसरी नहीं है, लेकिन एप्लीकेशन डाल सकते हैं। मे मेक एन एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी का स्टेटस पाने के लिए ये रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन डाल सकते हैं। दो वर्ड आए हैं यहाँ, इस पूरे में दो वर्ड आ गए हैं, तो उन दोनों वर्ड को जरा एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। एक तो है सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, मैंने इसे बता ही दिया है, और दूसरा इनएक्टिव कंपनी। इनके बारे में देखना होगा, चलो इनके बारे में देखेंगे। लिखेंगे इनएक्टिव कंपनी। इनएक्टिव कंपनी उस कंपनी को कहेंगे, इट इज दैट कंपनी
इसकी कुछ अपने बातें देखने को मिल जाएं। तो क्या क्या है, विच, क्या लिखेंगे, विच हैज, विच हैज नॉट बीन कैरिंग ऑन एनी बिजनेस, है बिजनेस और ऑपरेशन, जिसने कोई बिजनेस नहीं किया हो उसे हम इनएक्टिव बिजनेस कहेंगे। इनएक्टिव मतलब वही डोरमेंट, जिसने कोई बिजनेस ना किया हो। और विच हैज नॉट मेड, which has not made any significant accounting transactions, जिसने कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ना किया हो, है ना, इन लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर, ड्यूरिंग लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर। और तीसरी बात इसमें है, और हैज नॉट फाइल्ड, हैज नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न्स ड्यूरिंग लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स। ये कुछ अपनी शर्तें हैं इनएक्टिव कंपनी के लिए। और यहाँ बीच बीच में तुम लोग एक जरूरी वर्ड लगाओगे, और इनएक्टिव कंपनी वो कंपनी है जिसने कोई बिजनेस ना किया हो, कोई ऑपरेशन ना किया हो पहले, या फिर कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ना करी हो पिछले 2 साल में। अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन जैसे पीछे एसेट्स खरीदने का, प्रॉपर्टी खरीदने की बात आ रही थी, वो अपने पर्सनल हो सकते हैं, बिजनेस के लिए ना किए हो। या फिर एनुअल रिपोर्ट, एनुअल रिटर्न है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना सबमिट किए, हैज नॉट फाइल्ड, है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न ड्यूरिंग लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स, तो उसे हम इनएक्टिव कंपनी कहते हैं। अब बात करेंगे, ये जो दूसरा वाला वर्ड था सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, यहाँ पीछे हाईलाइट कर दिया था ना, इसके बारे में अब देखेंगे। इनएक्टिव कंपनी तो हो गया, चलो अब सिग्निफिकेंट के बारे में समझो। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस, ये वो ट्रांजैक्शंस होती हैं जो कुछ नीचे दी हुई ट्रांजैक्शनों से अलग होती हैं, है ना। इट मीन्स एनी ट्रांजैक्शंस अदर देन, इसको अलग ही कलर से दिखा देता हूं मैं,
other than payment of fees by a company to the registrar। रजिस्ट्रार को अगर एक कंपनी किसी तरह की फीस दे रही है तो वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं कहलाएगा, है ना। और दूसरा जो पॉइंट है, पेमेंट्स मेड बाय इट टू फुलफिल द requirements of this act or any other law। इस एक्ट की कोई रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए कोई पेमेंट की जा रही है या किसी और एक्ट की रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करने के लिए कोई पेमेंट की जा रही है तो वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं कहलाएगा। तीसरी बात, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू fulfill the requirements of this act and payments for maintenance of its office and records। शेयर्स के अलॉटमेंट, तीसरे पॉइंट में लिखा है कि शेयर्स के अलॉटमेंट करने के लिए अगर कोई पेमेंट की जा रही है, कोई ट्रांजैक्शन हो रही है तो वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं कहलाएगा। होता है ना, अपनी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट रहती है तो उन अलॉटमेंट की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल करने के लिए अगर कोई पेमेंट की जा रही है तो वो ट्रांजैक्शन सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। और चौथी बात है कि ऑफिस के मेंटेनेंस के लिए, रिकॉर्ड के लिए अगर पेमेंट्स कर रहे हैं, ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। तो कहने का मतलब ऑफिस का मेंटेनेंस, शेयर्स का अलॉटमेंट, है ना, किसी एक्ट में कोई पेमेंट बताई गई है तो वो पेमेंट, और रजिस्ट्रार की फीस, इन चार तरह की पेमेंट के अलावा हर ट्रांजैक्शन सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कहलाएगा। गुड्स खरीदना, गुड्स बेचना, एसेट्स खरीदना और रिपेयर मेंटेनेंस चार्ज पे करना, इलेक्ट्रिसिटी पे करना, समझ में आ रही है बात। तो वो सारा सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन रहेगा। बस ये चार ट्रांजैक्शन है जिसे हम नहीं काउंट करते सिग्निफिकेंट में। डॉर्मेंट की बात हो गई, आगे बढ़े। डॉर्मेंट कंपनी 455 हो गया। अब निधि कंपनी के बारे में जानेंगे। निधि निधि कंपनीज सेक्शन 406(1)
ठीक है। तो निधि कंपनी ये भी गवर्नमेंट के द्वारा ही चलाई जाती है ना। तो जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटियां चलती हैं उसी तरीके से ये निधि कंपनियां हैं, मिलजुल के एक दूसरे की हेल्प के लिए चलाए जाते हैं ये। लिखो। It means a company which the central government may by notification in the official gazette। ऑफिशियल गजट, गजट समझते हो? एक तरह का रिकॉर्ड है ये, ठीक है। इन द ऑफिशियल गजट डिक्लेयर टू बी अ निधि, और इसका एक नाम और है, लिख लो। म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी, है ना, एक दूसरे की बेनिफिट के लिए। एज द केस मे बी। अगला पॉइंट, these are created mainly for cultivating the habit of thrift and savings amongst its members। तो ये जो कंपनियां हैं मेनली सिर्फ इसलिए बनाई जाती है कि लोग, इस कंपनी के जो मेंबर्स हैं उन मेंबरों के बीच में आपस में सेविंग करने की एक आदत बन जाए, सेविंग्स करके रखें, फ्यूचर के लिए कहीं काम आएगा उनको, सिर्फ इसलिए। मतलब कहने का है कि सरकार लोगों के अंदर सेविंग की एक आदत डालना चाहती है। काफ़ी लोग होते हैं ना, खर्चीले बहुत होते हैं। इवन बच्चों को देखा जाए तो मान लो 12वीं करी, ग्रेजुएशन करा, पहली नई नई नौकरी लग रही है, तो होता है कि मुझे सबसे, आजकल तो एक ट्रेंड है, नौकरी लगी आईफोन जेब में, नौकरी लगी बुलेट घर के बाहर, नौकरी लगी फॉर्च्यूनर
गार्डन में। खैर ऐसा ये है, ठीक है, मान लिया। लेकिन अगर सेविंग्स करें तो ज़्यादा अच्छा है ना। बहुत कम ही लोग ऐसे मिलते हैं जिनके पास सेविंग्स मिलती हैं। कुछ तो अपनी पारिवारिक ज़रूरतों की वजह से सेविंग नहीं कर पाते और कुछ अपने शौक की वजह से नहीं सेविंग कर पाते। पारिवारिक ज़रूरतें हैं तो बात समझ में आ जाता है कि मुश्किल ही है, खर्चे ही इतने ज़्यादा तो मुश्किल है। लेकिन जो अपने शौक के चक्कर में लगे पड़े हैं, उनका तो आदत, उनके अंदर तो आदत ये डालना जरूरी है ना कि सेविंग करें। इसलिए ये निजी कंपनियां खोली जाती हैं। अभी आईफोन 16 का तुम लोगों ने देखा ही था, लाइन लगी पड़ी थी, बेफिजूल की लाइन। पूरा मॉल ठिका पड़ा था लाइन से, मतलब मेरे ख्याल से 500-550 लोगों से कम थे, नहीं थे वो। अब पागलपंती किस बात की, आईफोन 16 है तो लेना है। ठीक है आईफोन 16 है, लेकिन ज़रूरत हो तब लो ना, बिना ज़रूरत के। अच्छा इंस्टॉलमेंट पे लेने आ गए हैं, किस्त भरेंगे हम, लेकिन लेंगे अपनी ज़िंदगी किस्त वाली बना लेते हैं उस चक्कर में। भाई तुम 2.25 लाख का मोबाइल लेने जा रहे हो तो 2.25 लाख रुपए, 20,000, 25,000, 30,000 का भी मोबाइल जेब में रख लोगे, काम वही करेगा। 50,000 का भी ले लोगे तो काम वही करेगा, और 1.25 लाख फिर भी बचेंगे। और उस 1.25 लाख रुपए में तुम अपने और अपने घर वालों के लिए बहुत कुछ कर पाओगे। वो जो इन बंदा 2.25 लाख का मोबाइल लेने गया, अगले ही दिन अगर उसके घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो उसके पास पैसे नहीं होंगे फिर। लेकिन शौक, इस तरह की आदतों को छुड़वाने के लिए सरकार ये कंपनियां बनाती है। थ्रिफ्ट का मतलब भी एक तरह से बचाव करना। हम्म, बचाव करना। अगला, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। PFI, इसके बारे में हमें सेक्शन 272 में डेफिनेशन मिल जाएगी। एक ऐसी कंपनी जो रजिस्टर्ड है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रूप में, तो उससे हम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंपनी कहेंगे, है ना, सीधी बात। अच्छा इसमें कौन कौन आ रहा है, तो ऐसी कंपनियां जो पब्लिक के लिए फाइनेंस का काम कर रही है, जैसे इंश्योरेंस वगैरह हो गए हैं, हाउसिंग फाइनेंस वगैरह हो गए। एग्जाम्पल के लिए लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, LIC कहते हैं ना। क्या लिख रहा हूँ मैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, LIC। इनका तो स्लोगन है, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। तो इसे बनाया गया है LIC एक्ट 1956 के तहत। कोई प्रॉब्लम? दूसरा, लेकिन हाँ अच्छा LIC लिख दिया है मैंने, सॉरी, वो इंश्योरेंस ही लिखना था मुझे। इंश्योरेंस कंपनी एक्ट 1956। हाँ तो इंश्योरेंस एक्ट जो बना है ना, उसमें 2 पार्टीशंस हो चुके हैं। तो एक है लाइफ इंश्योरेंस का, तो उसके अकॉर्डिंग ये चल रहा है, ठीक है। इंश्योरेंस एक्ट के बारे में तुमने 11th क्लास में थोड़ा सा पढ़ा होगा।
इंश्योरेंस के बारे में, तो वहाँ एक्ट के कुछ प्रिंसिपल्स वगैरह बताए गए हैं, वो सारे यहीं से ही आए हैं। लो चलो लिख ही देते हैं, कंफ्यूजन ना रहो। वैसे इंश्योरेंस एक्ट है ये, ठीक है, और ये भी एक अथॉरिटी है, वो रेगुलेट करती है इसे, IRDA, ठीक है। अगला आता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है, इसे हम कहते हैं IDFC। IDFC तो सुना होगा नाम, जगह जगह इसके अपने ब्रांचेस भी हैं। फिर स्पेसिफाइड कंपनी referred to in the unit trust of India। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के तहत जो कंपनियां बनी हैं, इसमें लिख लो ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एंड रिपील एक्ट 2002। तो ये सारे पब्लिक फाइनेंस ही हैं, लोगों को पैसा प्रोवाइड करते हैं, लोगों को इन्वेस्टमेंट्स प्लान प्रोवाइड करते हैं, लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और इसके बाद है institutions notified by central government under section 4A2 of Company Act 1956 so repealed under section 465 of this act। यानी ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो पहले सेक्शन 4A2 में थे और अब सेक्शन 465 में हैं, उन्हें भी ले लिया जाएगा। इंस्टीट्यूशंस notified by the central government under section 4A2 of the Companies Act 1956। 56 वाले में तो 4A2 में था और इसे रिपील कर दिया, तो रिपील्ड अंडर सेक्शन 465 ऑफ दिस एक्ट। दिस एक्ट का मतलब 2013 वाला एक्ट, वो भी इसमें कंसीडर किया जाएगा। और सच other institutions as may be notified by the central government in consultation with the RBI। RBI के साथ कंसल्ट करके कोई इंस्टीट्यूशन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर देती है कि ये
पीएफआई है तो वो भी पीएफआई माना जाएगा। अब ये जो लाइन लिखी है लास्ट वाली कि अगर आरबीआई के कंसल्टेशन के बाद किसी भी कंपनी को पीएफआई का दर्जा मिल रहा है तो आरबीआई कुछ तो कंडीशन लगा रही होगी ना कि ये कंपनी पीएफआई है, ये कंपनी पीएफआई नहीं है। तो अगर किसी को पीएफआई बनना है तो उसके लिए क्या कंडीशन है? तो दो ही छोटी छोटी कंडीशन है। पहली कंडीशन जो किसी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश की गई हो, या 50% से ज़्यादा हिस्सा गवर्नमेंट का उसके अंदर मौजूद हो। है 50% से ज़्यादा में 51 ही आएगा। समझ में आ गया? तो मोर देन हाफ या मोर देन 50% गवर्नमेंट के हाथ में। अब गवर्नमेंट में कोई भी हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी हो सकता है। ये है कंडीशंस फॉर एन इंस्टीट्यूशन to be notified as पीएफआई। कोई पीएफआई नोटिफाई होना चाह रहा है तो उसके लिए दो कंडीशन बताई गई हैं। पहली कंडीशन एस्टेब्लिश्ड और कॉन्स्टिट्यूटेड बाय और अंडर एनी सेंट्रल और स्टेट एक्ट। तो एक तो ये है कि या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने किसी एक्ट के अकॉर्डिंग उसे बनाया हो तो वो पीएफआई कहलाएगा, या फिर एटलीस्ट 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड या कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट फुल्ली और पार्शली। फुल्ली और पार्शली। ठीक है? हो गया पीएफआई भी। अब जाकर आपके टाइप ऑफ कंपनी सारे खत्म होते हैं। अब अगला एक टॉपिक है नंबर 4, उसको देखते हैं। मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन
ऑफ कंपनी। मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। रजिस्ट्रेशन करवाना है एक कंपनी का तो क्या करना पड़ेगा? इसका जाना पड़ेगा एलिमेंट कुछ स्टेप्स हैं उन्हें फॉलो करने पड़ेंगे। उन स्टेप्स से पहले कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उन्हें समझ लेते हैं, क्योंकि उन स्टेप्स में उन वर्ड का इस्तेमाल होना है। तो पहले देखें, पहला है प्रोमोटर्स। प्रोमोटर्स किसे कहते हैं? तो प्रोमोटर क्या है? वो पर्सन जो एक कंपनी को स्टार्ट करने के बारे में सोचता है। ठीक है। इसके बारे में सेक्शन 269 में लिखा है। तो वो पर्सन लिखेंगे, अ पर्सन which is identified by company, identified by company in the annual return। ये सेक्शन 92 में बताया जाएगा। इस बारे में सेक्शन 92 में मिलेगा कि वो कंपनी जो कंपनी के एनुअल रिटर्न में दिखाई दे रहा होगा वो प्रोमोटर कहलाता है। दूसरी बात, हैज़ कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के सभी अफेयर्स, कंपनी के सभी एक्ट पे उसका अपना कंट्रोल है। चाहे वो एक शेयर होल्डर के रूप में आ जाए, चाहे डायरेक्टर के रूप में आ जाए, चाहे कैसे भी आ जाए। इसका मतलब ये हो गया कि एक प्रोमोटर शेयर होल्डर भी हो सकता है, डायरेक्टर के रूप में भी आ सकता है, और अदरवाइज यानी कि अदर पर्सन के रूप में भी हो सकता है। एक पर्सन, इसके बारे में हमने देख लिया कि वो एनुअल रिटर्न में उसका नाम आना चाहिए, वो प्रमोटर कहला रहा है, और कंपनी के अफेयर्स में भी वो शामिल है, चाहे वो शेयर होल्डर हो, डायरेक्टर हो, अदरवाइज कोई और भी हो सकता है। और तीसरी बात है इसमें, तीसरी बात है जिसकी एडवाइस, डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शंस मानी जा रही हो। इन अकॉर्डेंस with whose advice, जिसके एडवाइस के अकॉर्डिंग
जिसके डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग या जिसके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी is accustomed to act। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिसके कहे मुताबिक चल रहे हैं उसे प्रमोटर कहते हैं। अब तुम्हें एग्जांपल मिल सकता है किसी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन होगा, कोई नाम बता सकते हो? मुकेश अंबानी। भले उसमें शेयर होल्डर्स और भी कोई क्यों ना हो, लेकिन उसी के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग सब चल रहा है तो वो प्रमोटर होगा, है ना। लेकिन मेन बात क्या है कि हर रिलायंस के हर कंपनी के प्रमोटर वो नहीं माने जाएंगे ना। मेन मैंने एक लाइन बोली थी कि जो कंपनी को स्टार्ट करने के बारे में सोचता है वो प्रमोटर है। तो रिलायंस कंपनी को तो स्टार्ट करने के बारे में किसी और ने सोचा होगा, तो मेन प्रमोटर तो वो हुआ। खैर वो अभी इस दुनिया में है ही नहीं, धीरू भाई अंबानी, समझे ना। लेकिन रिलायंस जियो, इसके लिए प्रमोटर मुकेश अंबानी, क्योंकि जियो के बारे में अगर सोचने वाला कोई है तो मुकेश अंबानी। रिलायंस का एक पहले जो एक कनेक्शन चल रहा था, है ना, वो उसका प्रमोटर अनिल अंबानी। वो अलग था, वो धीरू भाई अंबानी के केस का है। हाँ, लेकिन जो जियो है, जियो मुकेश अंबानी का है। और रिलायंस एक पहले चलता था, रिलायंस कम्युनिकेशन, जो रिलायंस की सिम पहले चला करती थी, CDMA सिम होती थी वो था अनिल अंबानी का। प्रोमोटर के बारे में समझ गए। बाकी और छोटी मोटी बातें, मिनिमम नंबर्स, अगर एक कंपनी फॉर्मेट होने जा रही है, फॉर्मेट का मतलब फॉर्म होने जा रही है, बनने जा रही है, तो उसमें मिनिमम नंबर की बात आ रही थी। तो मिनिमम नंबर को देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, तो इसमें मिनिमम मेंबर्स की बात करें, अगर हम मिनिमम मेंबर्स की, तो ये बात पहले भी हो चुकी है। पब्लिक कंपनी है तो उसे चाहिए मिनिमम 7 मेंबर्स। प्राइवेट कंपनी है तो उसे चाहिए मिनिमम 2 मेंबर्स। और 1 पर्सन कंपनी है तो नाम से ही समझ में आ रहा है, इसे केवल 1 मेंबर चाहिए, या 1 पर्सन या मेंबर कह लो। तो कंपनी बनाना है तो मिनिमम मेंबर इतने होने चाहिए हर तरह की कंपनी में। अब कंपनी बनाने बैठे, मेंबर जोड़ लिए, अब जाएंगे रजिस्ट्रेशन करवाने, है ना। भाई कंपनी बनाने जा रहे हैं, हमने मेंबर जोड़ लिए। मेंबर जोड़ने का मतलब है कि हमने कैपिटल भी अरेंज कर लिया। कैपिटल अरेंज किया तभी तो मेंबर बने हैं। तो मेंबर बनाए, चले गए, कहाँ गए? रजिस्ट्रार ऑफिस फॉर रजिस्ट्रेशन। तो जब रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंचेंगे तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी की बात की जाएगी, जिसके बारे में सेक्शन 7 में बताया गया है।
पूरा प्रोसीजर है इसका। ठीक है, सेक्शन 7 क्या बता रहा है? पूरा प्रोसीजर। आजकल इसे अंग्रेज लोग प्रोसीड्योर पढ़ते हैं। कभी कभी महसूस होता है कि अंग्रेजों को खुद नहीं पता कि उन्हें कैसे क्या पढ़ना है। इसलिए मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी है। जिन्हें खुद नहीं पता वो दूसरों को सिखा के चले गए, और वो आज हमें सिखा रहे हैं कि इंग्लिश कैसे पढ़ें। भाई, अगर इसे प्रोसीड्योर पढ़ना ही था तो पहले से ही प्रोसीड्योर पढ़ते। पहले क्यों प्रोसीजर पढ़ाया गया इसे? ऐसी एक एजुकेशन है। अगर अब उसे एडुकेशन पढ़ते हैं, अगर उसे एडुकेशन ही पढ़ना था, जो कि ऑब्वियसली अब उसकी प्रोनाउंसिएशन सही जा रही है, एडुकेशन, तो पहले से ही एडुकेशन पढ़ते ना। पहले कहाँ से एजुकेशन आ गया था? अब इसी में कोई आएगा कहेगा कि अ, तुम्हें इंग्लिश नहीं आती है तो इसका मतलब सब तुम्हारे हिसाब से चलेंगे, जो गलतियां थी उसे सुधार दी गई। तो ठीक है, गलतियां सुधारी, मानते हैं। हमारी हिंदी भाषा में कोई गलती निकाल के दिखा दे। हमारी जो लिपि है देवनागरी, उसे जो पढ़ा जा रहा है उसमें कोई गलती निकाल देगा? मजाल है, कोई निकाल के दिखा दे। देखिए, इसका पूरा प्रोसीजर या प्रोसीड्योर जो भी कहो, स्टेप्स लिख दे रहा हूँ, समझाने वाला काम बाद में हो जाएगा। सबसे पहले फाइलिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन विद द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार के पास अपने डॉक्यूमेंट्स फाइल करो। जो भी डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार मांगेगा उन डॉक्यूमेंट्स को, और रजिस्ट्रार जो जो इन्फॉर्मेशन मांगेगा उन इन्फॉर्मेशंस को लेकर जाओ और रजिस्ट्रार के सामने रख दो। अब इन्फॉर्मेशंस में क्या क्या चीज़ें इन्फॉर्मेशन मांगी जाएंगी वो लिख लेते हैं। नंबर 2 चलो बाद में डालना। लिख लो क्या क्या इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी। पहला, साइंड बाय ऑल द सब्सक्राइबर्स। जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं यहाँ साइड में डॉक्यूमेंट लिख दूंगा, सब्सक्राइबर्स, है ना। MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सारे सब्सक्राइबर इसे साइन करके और देंगे। अगली बात, डिक्लेरेशन बाय पर्सन हु इज engaged in the formation of the company। कंपनी के फॉर्मेशन में जो जो पर्सन इन्वॉल्व हैं उन सभी पर्सनों से डिक्लेरेशन लिया जाएगा कि आप, उसमें डिक्लेरेशन में बस ये है कि मैं अपनी सूझबूझ होशो हवास में, बिना किसी जोर ज़बरदस्ती के, बिना किसी के दबाव में इस कंपनी के साथ जुड़ रहा हूँ और मैं इस चीज़ को सत्यापित करता हूँ। इस तरह की बातें देना जरूरी है ना। अब इसमें एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, ये सब आ सकते हैं। एंड बाय अ पर्सन, एक और पर्सन से डिक्लेरेशन लिया जाएगा, नेम्ड
इन द आर्टिकल्स में नाम दिया जाएगा जिसका उनसे भी डिक्लेरेशन लिया जाएगा। देखो आर्टिकल्स में जिनका नाम आएगा वो अलग है, वो है डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, हैं कंपनी सेक्रेटरी CS, वो आर्टिकल्स में नाम आ जाएंगे। इनको अलग अलग करके लिखना चाहो तो लिख लो। आर्टिकल्स में किसके नाम आएंगे? डायरेक्टर, मैनेजर और कंपनी सेक्रेटरी CS, इनके भी डिक्लेरेशन लिए जाएंगे। और ध्यान देना, अ पर्सन मतलब इनमें से कोई एक हो सकता है। और जो पहले बताया था, पर्सन हु एंगेज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, तो वो पर्सन जो कंपनी के फॉर्मेशन में इंगेज्ड है, इनके बारे में कौन कौन बात बताया? एडवोकेट, CA, CMA कंपनी कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, और कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इन प्रैक्टिस, CS इन प्रैक्टिस। इनमें दोनों में फ़र्क है, CS इन प्रैक्टिस और जो ये आर्टिकल वाला CS है। CS आर्टिकल वाला CS तो ये तो एम्प्लॉय है ना, और CS इन प्रैक्टिस वाला ये एम्प्लॉय नहीं है, ये अलग फर्म, CS फर्म अलग चला रहे हैं। ठीक है, कंपनियां उनके पास जाती है इनकॉर्पोरेशन करवाने के लिए, तो ये वो है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो इनका डिक्लेरेशन भी चाहिए, तो सारे मेंबरों के, सारे जितने भी मेंबर्स हैं उनका सिग्नेचर चाहिए सब्सक्रिप्शन MOA में, और आर्टिकल में जिनका नाम है उनका डिक्लेरेशन, और वो लोग जो कंपनी से जुड़े हुए हैं उनका डिक्लेरेशन। इन सब के डिक्लेरेशन की ज़रूरत पड़ती है। आगे बढ़ेंगे। डिक्लेरेशन फ्रॉम each of the subscriber to the memorandum and from persons named as the first directors if any in the article। आर्टिकल में जिस डायरेक्टर का मतलब फर्स्ट डायरेक्टर के रूप में नाम लिखा हुआ हो उससे भी डिक्लेरेशन लिया जाएगा, और मेमोरेंडम में जितने मेंबरों ने साइन मारा है उनसे भी डिक्लेरेशन लिया जाएगा। बात क्लियर हो गई ना? अब क्या डिक्लेरेशन है वो मैंने बता दिया। भाई किसी के जोर जबरदस्ती में नहीं है, हम अपनी मर्जी से आए हैं, अपने पूरे होश हवास में आए, दारू पी के नहीं आए हैं। ये आर्टिकल पीछे बताया ना, इनमें जिनके नाम है इनसे ये डिक्लेरेशन लेना जरूरी है कि क्या कंपनी के साथ तुम्हें जोड़ा गया जबरदस्ती या तुम अपनी मर्जी से जुड़े हो। अभी थोड़ी देर पहले बात बताई थी। अब ऐसा तो ये तो अंडू इन्फ्लुएंस होगा ना, जबरदस्ती तुम्हें काम में लगाया जा रहा है? तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। वॉइड हो गया या वॉइडेबल हो गया? वॉइडेबल हो गया, मैंने मतलब बोल दिया और तुमने हाँ कर दिया। तो
इसीलिए डिक्लेरेशन लिया जाता है कि तुमसे कोई जोर जबरदस्ती से काम ना करवाया हो, तुम अपनी मर्जी से जुड़े हो। कल को अगर कोई बात हो जाए तो तुम फिर कंपनी के खिलाफ खड़े हो गए और बोलने लगे कि ये तो मुझे ज़बरदस्ती खड़ा किया था, मुझे ज़बरदस्ती इन लोगों ने अपने साथ मिलाया था। तब कंपनी बोलेगी ना कि देखो डिक्लेरेशन है, इसने ये अपनी मर्जी से हमारे साथ जुड़ा है, हम इसको नहीं लेकर आए हैं। फ्रॉम पर्सन्स नेम्ड इन एज द फर्स्ट डायरेक्टर, डायरेक्टरों के नाम लिखे होंगे, तो जिसका सबसे पहले नाम लिखा होता है उसका अपना मेन डिक्लेरेशन जरूरी है। कंपनी बनाई है। हाँ, क्लियर हुई बात। अच्छा, आगे बढ़ेंगे। और क्या लिखा होना चाहिए जो डॉक्यूमेंट फाइल करी जा रही है आरओसी के पास? आरओसी और क्या मांगेगा? एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस। जब तक उसका रजिस्टर्ड ऑफिस इस्टेब्लिश नहीं हो जाता है तब तक ये ऑफिस कहाँ है, टेम्परेरी बेस पर उसका एड्रेस मांगेगा, है ना। एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस, ये क्या है? ये टेम्परेरी है। अब कई लोग तो ऑब्वियसली कंपनी स्टेब्लिश करने जा रहे हैं, किया तो है नहीं, तो अपने घर को ही कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस में दे देते हैं। होता है ना, कोई फॉर्म वगैरह तुमने फिल करा हो या ऑनलाइन ऑर्डर भी किया हो तो दो दो एड्रेस मांगा जाता है, एक तो अपना शिपिंग एड्रेस और एक कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस। तो ये वही है। अगला, पार्टिकुलर्स ऑफ एवरी सब्सक्राइबर, हर सब्सक्राइबर के पर्टिकुलर मांगेगा। पर्टिकुलर किसे कहते हैं? डिटेल्स, है ना। अब डिटेल में क्या क्या आ जाएगा? नेम, सरनेम, फैमिली नेम मतलब फैमिली के लोगों का नाम, रेजिडेंशियल एड्रेस, है ना। और अगर कोई बॉडी कॉरपोरेट जुड़ा हुआ है तो उस बॉडी कॉरपोरेट के भी सारे सब्सक्राइबरों के नाम। समझ में आ गई बात? लिख दूं? पर्टिकुलर्स में मांगा गया नेम सारे सब्सक्राइबर्स के, सरनेम, फैमिली नेम्स, रेजिडेंशियल एड्रेस, नेशनैलिटी, है ना। ये सब प्रूफ के साथ मांगा जाएगा। ऐसा नहीं कि बस बोल दिया तुम, उसने पूछा तुमने बोला और उसने लिख दिया। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर पूछा नाम बताओ तो तुमने बता दिया, है, चंगू मंगू कुछ भी बता दिया और उसने लिख दिया। वहाँ कोई प्रूफ तो मांगा नहीं, लेकिन यहाँ प्रूफ मांगा जाएगा। और कोई भी बॉडी कॉरपोरेट है तो सारे सब्सक्राइबर्स। इन द केस ऑफ अ सब्सक्राइबर बीइंग अ बॉडी कॉरपोरेट, एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, ब्रैकेट में लिख दो चलो, एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। जैसे बताया जाए वैसे वैसे चीजें मांगी जाएंगी, है ना। ये क्या बज रहा है?
आगे बढ़े। particulars of the persons mentioned in the articles as the subscribers to the MOA। MOA के जो सब्सक्राइबर्स हैं उन सभी सब्सक्राइबर्स की सारे डिटेल्स मांगी जाएंगी। अब MOA में तो शेयर होल्डर हैं, डायरेक्टर हैं, यही तो हैं, तो इनके सारी चीज़ें मांगी जाएंगी। अब डायरेक्टर्स के केस में देखा जाए, लिख लो वही नेम्स, सरनेम, फैमिली नेम्स, ये तो सारे सेम है। अब जो चेंज है वो ये डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर्स। देन रेजिडेंशियल एड्रेस सेम, कहाँ रह रहे थे बताओ जरा, नेशनैलिटी बता दो, एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। अच्छा, आगे की बात विद प्रूफ है ना, विद प्रूफ मांगा जाएगा यहाँ। चलो इसके आगे लिखें, particulars of the interests of the persons mentioned in the articles as the first director of the company as the first directors of the company। जब कंपनी शुरू हुई तो उस वक्त पहली बार जो डायरेक्टर बने होंगे, 2 लोग 3 लोग जितने डायरेक्टर बने होंगे उनके नाम, पर्टिकुलर सारी डिटेल दी जाएंगी। इन अदर फर्म्स और बॉडी कॉरपोरेट along with their consent to act as director of the company in such form and manner as may be prescribed। हो गया। ये था ROC के पास फाइलिंग करने का काम। फाइल कर दिया ROC के पास। पहला ही स्टेप, थोड़ा सा और देख लो। थोड़ा सा देख लो चलो। फाइलिंग टू ROC है, डॉक्यूमेंट कर दिया ROC के पास फाइल। फिर दूसरा स्टेप आएगा इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन
ऑन रजिस्ट्रेशन। आरओसी को अगर सब कुछ ठीक ठाक लगा, जो तुमने डॉक्यूमेंट दिए हैं वो सब ठीक ठाक लगे अगर, तो आरओसी तुम्हें एक सर्टिफिकेट दे देगा जिसे हम कहते हैं इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, COI। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा आरओसी। और इसका मतलब है कि तुम रजिस्टर्ड हो गए हो, तुम आगे का प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हो। जैसे तुम कोई भी फॉर्म भरना चाहो, लाइक तुमने वो अपना DU का एग्ज़ाम फॉर्म भरा होगा, एग्ज़ाम फॉर्म कह रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो सबसे पहले उसमें रजिस्ट्रेशन ही तो कंफर्मेशन हुई होगी, मोबाइल नंबर वगैरह डाल के एक यूज़र आईडी और पासवर्ड मिला होगा। अगर यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल रहा है, इसका मतलब तुम्हें DU ने परमिशन दे दी कि तुम आगे का प्रोसीजर कर सकते हो। इसी तरह आरओसी ने कंपनी को सर्टिफिकेट दे दिया, परमिशन दे दिया कि तुम आगे का प्रोसीजर कर लो। अब आगे के प्रोसीजर में क्या है, अलॉटमेंट ऑफ कॉरपोरेट आइडेंटिटी नंबर। कॉरपोरेट आइडेंटिटी नंबर का अलॉटमेंट हो रहा है, यानी कंपनी का एक आइडेंटिटी नंबर जिसे हम सिन कहेंगे, CIN। तो ये एक ऐसा नंबर है जो एकदम अलग है, मतलब जैसे तुम्हारा आधार नंबर है ना, हर किसी का पूरे भारत में आधार नंबर अलग अलग है, इसी तरह सिन नंबर सबका अलग अलग होता है। तो रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो कंपनी रजिस्ट्रार कंपनी को सिन नंबर अलॉट कर देता है। फिर अगला स्टेप, मेंटेनेंस ऑफ कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन। कंपनी जो अपना रजिस्टर्ड ऑफिस बना चुकी है अब, क्योंकि पहले तो रजिस्ट्रेशन करवाया ना, तो इसका मतलब है रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त एक एड्रेस दिया होगा अपना कि मुझे यहाँ अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवानी है, तो आरओसी ने परमिशन दे दिया। तो कंपनी की ड्यूटी बनती है कि जहाँ रजिस्टर्ड ऑफिस सेट किया अपना, उस जगह पर डॉक्यूमेंट्स जो आरओसी को दिए थे, आरओसी ने इन रिटर्न दिए, वो सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी परमानेंट रखनी होगी। कब तक? जब तक वो कंपनी डिसॉल्व नहीं हो जाती, वाइंड अप नहीं हो जाती। समझ में आ रही है बात? जैसे गाड़ियों में होता है ना भाई, गाड़ी के कागज पूरे होते हैं लेकिन घर पे रखे होते हैं, पकड़े जाने के बाद वहाँ पे कोई रियायतगिरी नहीं है, होता है ना ये काम। इसलिए कहा जाता है कि अपने साथ ही रखना है, जब भी गाड़ी लेके निकल रहे हो साथ में ही रखना है। हाँ, क्योंकि चोरी डकैती का थोड़ा इशू रहता है। मान लो गाड़ी में ही लोग अपने कार में रख देते हैं कागज वागज, कार ही चोरी हो गई तो कागज भी चले गए सारे हैं। अब कागज भी चले गए तो चोरी की कार जिसके हाथ में है वो वैलिड माना जाएगा, है ना। इसलिए वहाँ पे एक ऑप्शन दे दिया गया है कि आप डिजी लॉकर में रख लो, कागज ओरिजिनल अपने घर रखो, डिजी लॉकर में रख लो, कभी पकड़े जाओ तो दिखा दो। या अगर डिजी लॉकर में नहीं है, आप मोबाइल में उसके फ़ोटो या PDF रख लो और कभी पकड़े जाओ तो दिखा दो। चालान नहीं होगा लेकिन आपको 1 हफ्ते की मोहलत दे दी जाएगी कि आप अगले 1 हफ्ते में ला के वो डॉक्यूमेंट हमें दिखा दो
और अपना जो भी तुम्हारा सीज किया हुआ है या जो पर्ची बनी है तुम्हारे नाम पे, वो पर्ची फ्री में ही छुड़वा लो। ऐसा एक है प्रावधान। खैर वो तो चोरी के डर से है, हो जाने के डर से है, लेकिन यहाँ कंपनी कौन चोरी करेगा, नहीं ना, तो इसलिए यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट आपको रखने पड़ेंगे। समझ में आ रही बात? अगला, फर्निशिंग ऑफ फॉल्स और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन और suppression of material fact at the time of incorporation, that is at the time of incorporation। अगर इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर तुमने फॉल्स या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दे दी थी बड़े बड़े फैक्टों के बारे में, कोई पाया गया इंफॉर्मेशन दी है, तो ऑफ विच ही इज अवेयर, और जिसके बारे में वो अच्छे खासे अवेयर भी है, इन एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट फाइल्ड विद रजिस्ट्रार इन रिलेशन टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी, ही शैल बी लाइबल फॉर एक्शन ऑफ फ्रॉड अंडर सेक्शन 447। है ना? तो यहाँ मेन बात क्या है कि ऑब्वियसली कंपनी रजिस्टर्ड हो रही है तो कोई पर्सन ही तो होगा जो डॉक्यूमेंट या ये सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो वो जो पर्सन है, पर्सन विल बी लाइबल। रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त इंफॉर्मेशंस वगैरह दी होंगी ना, जो जो आरओसी ने मांगा सब दिया, और वो फ्रॉड है या गलत दे दिया, मेजर फैक्ट को छुपा दिए, कुछ इस तरह के काम कर दिए और पकड़ा गया है, तो वो जो पर्सन है वो पर्सन लाइबल है फॉर फ्रॉड अंडर सेक्शन 447। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है, नंबर 6 देखें। कंपनी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड बाय furnishing any false or incorrect information or representation or by suppressing मतलब छिपाना, any material fact, that is, अब ये क्या है, ये पोस्ट इनकॉर्पोरेशन है। कोई बात छिपाई है इनकॉर्पोरेशन के बाद। पिछला वाला था कि वो इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर ही छिपाया था, और ये है कि इनकॉर्पोरेशन के बाद छिपाया जा रहा है। इस केस में
तो द पर्सन नेम्ड एज द फर्स्ट डायरेक्टर, एक और लाइन थी इसमें, in any of the document or declaration filed or made for incorporating such company or by any fraudulent act, the promoters, the persons named as first direction। देखो अब यहाँ लाइबल कौन कौन है? लाइबल है प्रोमोटर्स, और द पर्सन नेम्ड एज फर्स्ट डायरेक्टर, द पर्सन named as first directors of the company and the person making declaration, और जिन्होंने डिक्लेरेशन दिया था वो लोग भी। द पर्सन मेकिंग declaration under this section shall be liable under section 447। तो यहाँ भी सेक्शन तो वही है, अब अगला आ जाता है, इसमें लिखेंगे थोड़ा सा ठीक से नहीं बन रहा है, नंबर 7। जब इतना काम हो जाएगा तब ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल आएगा। ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आएगा, अथॉरिटी का ऑर्डर आ जाएगा। ठीक ठाक काम किया तो ठीक है, सब चल जाएगा, आगे बढ़ लो, अपने काम करो। लेकिन अगर कुछ फ्रॉड काम दिखाई दे रहा है तो ऐसे केस में जो ऑर्डर आएगा वो मानना पड़ेगा। पास सच ऑर्डर एज इट मे थिंक फिट फॉर रेगुलेशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग चेंजेस इफ एनी इन इट्स मेमोरेंडम एंड आर्टिकल in public interest or in the interest of the company and its members and creditors और डायरेक्ट। देखो पहली बात बोलिए कि अगर सब कुछ ठीक बैठा तो सब कुछ काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, अपना मैनेजमेंट चलाओ, अपना मेमोरेंडम के अकॉर्डिंग, आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो कुछ भी डिसाइड किया सब करो, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक ठाक है तो। लेकिन अगर नहीं है तो ऐसे केस में ऑर्डर आ सकता है कि अपने क्रेडिटर्स का पैसा वापस दो, मेमोरेंडम में जो लिखा है वो तुम काम नहीं कर रहे हो, अपना मेमोरेंडम चेंज करो, आर्टिकल में जो लिखा है वो तुम नहीं कर रहे हो, आर्टिकल चेंज करो, आर्टिकल के अकॉर्डिंग काम करो, इस तरह के ऑर्डर आ सकते हैं। फिर डायरेक्ट दैट लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स शैल बी अनलिमिटेड, ऐसा ऑर्डर आ सकता है कि मेंबर्स की लाइबिलिटी जो अब तक लिमिटेड थी अब अनलिमिटेड हो जाए, है ना। फिर
डायरेक्ट आ सकता है रिमूवल द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, अगर गलत पाया जा रहा है तो फिर रजिस्ट्रार आरओसी में से अपना नाम, कंपनी का नाम रिमूव करवाओ बैठकर। अगला, पास एन ऑर्डर फॉर वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, बंद कर दो भाई, ऑर्डर आ गया है बंद करने का। पास सच ऑर्डर सच अदर ऑर्डर्स एज इट मे डीम्ड फिट, कोई ऐसा ऑर्डर भी आ सकता है ट्रिब्यूनल की तरफ से जो जरूरत के अनुसार फिट बैठ रहा हो, है ना, कुछ भी है वो मानना पड़ेगा। द कंपनी शैल बी गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी फॉर बीइंग हियर्ड इन द मैटर, कंपनी को भी टाइम दिया जाएगा, रीजनेबल टाइम दिया जाएगा कि आप अपनी तरफ से कुछ बात पेश करना चाहते हो तो पेश करो, है ना, अपनी बात रखना चाहते हो तो रखो। द ट्रिब्यूनल शैल टेक इनटू कंसिडरेशन द ट्रांजैक्शंस एंटर्ड इनटू बाय द कंपनी इंक्लूडिंग द ऑब्लिगेशंस इफ एनी कॉन्ट्रैक्टेड और पेमेंट ऑफ एनी लायबिलिटी, जब डिसीजन ले रहा होगा तो ट्रिब्यूनल उस सारी बातों को भी देखेगा जो कंपनी ने एज ट्रांजैक्शन रखी हैं अपने पास, लाइबिलिटियों के रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, उन सारी बातों को ध्यान में रख के ही डिसीजन लिया जाएगा। मान लो कंपनी का कोई पुराना कॉन्ट्रैक्ट है जो अभी अंडर प्रोसेस्ड है या अभी हुआ भी नहीं है लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट जरूरी है, तो कंपनी को वाइंड अप का ऑर्डर मिलेगा, लेकिन बात आएगी कि पहले ये कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल कर दो अपना जो तुम्हारा पुराना चल रहा है, उसके बाद तुम बंद करो अपनी कंपनी, लाइबिलिटियां चुकाओ फिर बंद करो, ऐसा ऑर्डर भी आ सकता है। क्लियर है? तो रजिस्ट्रेशन का ये है सारा फंडा। अगली क्लास में आगे के टॉपिक इसमें कर लिए जाएंगे, तब तक के लिए